नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 25 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 205 भी अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। तो आपको भी पता होगा 205 में वैकल्पिक है, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो 205 में आपको भी पता है विकल्प रहेगा आपके पास, चाहे आप मूल्य शिक्षा रखें या पर्यावरणीय शिक्षा, निर्देशन एंड परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, तो कुछ भी आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन रखते हैं अर्थात पर्यावरण शिक्षा, तो हम लोग पर्यावरण शिक्षा ही देखेंगे, ठीक है। तो इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1, और आप लोग ध्यान रखना 201, 205, 202, 204, 203 और 205 भी हम लोग हल कर रहे हैं, अर्थात 201 से लेकर 205 तक सभी प्रैक्टिस हम लोग हल लगभग कर चुके हैं। 203 जो पेपर होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी 205 की। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट 20 ऑल पेपर दिया गया है, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएंगे, उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप सब कुछ छोड़ के सारे प्रैक्टिस सेट हल कर जाए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। खासकर 203 में मैं पहले से बता दे रहा हूँ, 203 में सारे पेपर अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, ठीक है। 202, 204 भी आएगा। 205 थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें विकल्प रहता है, जो सी टेट वगैरह में आते हैं, यूपी टेट में आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न घुमाता है, बट आप अच्छे से मेहनत किए निश्चित रूप से आपका हो जाएगा, ठीक है। घटना चक्र वगैरह जो बच्चे तैयारी करते हैं जीएस वगैरह का अच्छे से, उनको बहुत अच्छे पेपर होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है 31 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 25 दिसंबर को। तो ओजोन दिवस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा सी, 16 सितंबर को। अगर थीम पता है तो बेस्ट है, कभी कभी पूछ लेता है। 2023 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है। 2022 की थीम थी विश्व ओजोन दिवस, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग। दो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा, लगभग 18 किलोमीटर दूर धरती से ओजोन परत है, जो पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोकती है। अगर वो नीचे डायरेक्ट आ जाएंगी तो हमारे शरीर पर पड़ेंगी तो हमें कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, ठीक है, चर्म रोग वगैरह हो सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अंटार्कटिका। ध्यान रखिए अपना, जब मान लीजिए अगर आप ये पृथ्वी है तो जो दक्षिणी ध्रुव है, इसे साउथ पोल बोलते हैं, इस जगह पे अंटार्कटिका है। यहाँ पर ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र है, क्योंकि जो पॉल्यूशन होते हैं अक्सर यहीं पे जाते हैं। जो उत्तर वाला है नॉर्थ, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्कटिक है रसिया के पास। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, चाहे पीसीएस, यूपी टेट, सी टेट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी। ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, सही जवाब हो जाएगा डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है? ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है?
ए 30 डेसिबल के ऊपर बी, 80 डेसिबल के ऊपर सी, 100 डेसिबल के ऊपर डी, 120 डेसिबल के ऊपर ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 80 डेसिबल के ऊपर। अगला प्रश्न है, ओजोन अम्लीय वर्षा में समाहित है। ये सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी, ओजोन, सी, पी, ए एंड डी उपयुक्त सभी। तो अम्लीय वर्षा में समाहित है, सही जवाब हो जाएगा ए। ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। अम्ल में वर्षा दो प्रकार अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, SO2, NO2। इन गैसों की जब वर्षा जल से क्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनते हैं, जो वर्षा के साथ ही बरसते हैं। ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है। ये वनस्पति आवरण का ह्रास भी, अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई सी, वनारोपण डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, वनारोपण। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। ये पंजाब बी, तमिलनाडु से, गुजरात डी, महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का कौन सा उदाहरण नहीं है। ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी पोटास डी फास्फोरस। तो रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, कंपोस्ट। ये क्या है, जैविक खाद है। यूरिया, पोटास, फास्फोरस रासायनिक उर्वरक है, तो कंपोस्ट क्या है, जैविक उर्वरक है। अगला प्रश्न है, इको सिस्टम शब्द दिया। ए ब्राउन ने बी, एजी टांसले ने सी, खुराना ने डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, एजी टांसले ने। इको सिस्टम शब्द किसने दिया, एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है। AH2, बी SO2, सी SO2, डी H2O। ताजमहल किसके कारण खतरे में है, सही जवाब हो जाएगा सी, SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ए शैवाल, बी फफूंद, सी हाइड्रोकार्बन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। ए 47, धारा 47, बी धारा 47A, सी धारा 48A, डी धारा 48C। तो भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, धारा 48A। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी लखनऊ में, डी चेन्नई में। सही जवाब हो जाएगा बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। ए दूध उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन, डी खाद्यान्न उत्पादन अर्थात कृषि से। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी, खाद्यान्न उत्पादन अर्थात कृषि उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन जो है इसमें हर चीज़ों का अलग अलग है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, तो सभी का अलग अलग है। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध से, हर किसी का ध्यान, पीली क्रांति तिलहन से, हर किसी का अलग अलग है। ठीक है, याद रखना, सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ये देहरादून में, बी जयपुर में, सी चेन्नई में, डी मैसूर में। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, ए देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है। ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी भारत। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, डी भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। ए वन उन्मूलन, बी भू परिष्करण, सी मृदा की उर्वरता, डी उनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन का मूल कारण है, सही जवाब हो जाएगा ए वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ए CO2, बी CH4 गैस, सी CFC गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा ए CO2 गैस। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है। ए CO2, बी CH4, सी CFC, डी H2। प्रशीतक एवं वातावरण उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए, किसका, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, जी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए फ्रेंच ग्राहम जूनियर, बी पॉल आर एरलिच, सी आर एस उपाध्याय, डी राचिक कार्सन। पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 23 का, बी पॉल आर एरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ। ए 1982, बी 1962, सी 1972, डी 1992। भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी 1972। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलमंडल है। ए 100%, बी 91, सी 81, डी 71। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलमंडल है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी 71% जल है और 29% पृथ्वी सतह है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है। ए जैवमंडल, बी जलमंडल, सी मध्यमंडल, डी में से कोई नहीं। पृथ्वी की वह सतह जहां मनुष्य निवास करता है। सही जवाब हो जाएगा ए जैवमंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। ए ज्ञान एवं तथा समझ, भी जागरूकता, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। ए 76%, बी 78%, सी 74, डी 86। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। सही जवाब हो जाएगा 28 का, बी 78%। अगला प्रश्न है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है। ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। घर में तुलसी का पौधा कम करता है। सही जवाब हो जाएगा बी वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है। ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया, डी उपयुक्त सभी। तो जल प्रदूषण से होता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। ए पानी का, बी वायु का, सी शोर का, डी मृदा का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। सही जवाब हो जाएगा बी वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ए बहरापन, बी हृदय रोग, सी बेचैनी, डी उपयुक्त सभी। ध्वनि प्रदूषण से होता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषण कारक है। ए मनुष्य, बी जंतु, सी हाइड्रोकार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य प्रदूषण कारक है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग 33 का ए मनुष्य मुख्य प्रदूषक कारक है। तो मुख्य प्रदूषण कारक जो है मनुष्य ही है, चाहे ध्वनि हो या जल हो या कोई भी हो। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। ए कृत्रिम वर्षा, बी औद्योगिकीकरण पर रोक, सी वर्षा जल का संग्रहण, डी भूमिगत जल का दोहन। सारी चीजें निगेटिव अगर आप पकड़ेंगे, साइंस पकड़ लेंगे, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। सही जवाब हो जाएगा सी वर्षा जल का संग्रहण करिए। कृत्रिम वर्षा बहुत महंगा है, ये आसान नहीं होता, कुछ मतलब नहीं है। औद्योगिकीकरण पर रोक, इससे रोक लगाओगे तो आपको भी नुकसान होगा, अपना देश के विकास उस पर प्रभाव पड़ेगा। भूमिगत जल का दोहन तो निगेटिव पॉइंट, जल खत्म ही हो रहा है। तो जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है वर्षा जल का संचयन। मुंबई जैसे मतलब बड़े शहरों में पूरे बारिश जो होती है उसको, ये पवई झील है, वहाँ पर रोका जाता है और मुंबई शहर में मैक्सिमम टाइम तक वहाँ का जल सप्लाई किया जाता है, शुद्ध करके, फिल्टर करके, ठीक करके। अगला प्रश्न, जो आप जो लोग जानते होंगे प्रयागराज में इफ्को है, तो वहाँ भी पानी जो है इस तरह से काफ़ी पानी को बचाया जाता है, जो आपको लगता है वेस्टेज है, लेकिन उसको ठीक करके फिर से पीते हैं वही। तो ध्वनि प्रदूषण होता है, ये वाहनों से भी, लाउड स्पीकर से, वनों से, पक्षियों से ध्वनि प्रदूषण होता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग भी, लाउड स्पीकर से। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या, भी संसाधनों की कमी, सी वनों का विनाश, डी उपयुक्त सभी। तो प्रदूषण का कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा 37 का, बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है। ए 1957, बी 1992, सी 2001, 1999। तो भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है।
सही जवाब हो जाएगा 39 का ए 1997। श्वेत क्रांति का संबंध है ए कपास से, बी पानी से, सी दूध से, डी सौर ऊर्जा से। सही जवाब हो जाएगा सी दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध है तो दूध से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी चंडीगढ़, डी नागपुर। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस का तो फेवरेट है, अक्सर पूछा जाता है, इसे नीरी भी बोलते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र जो है अर्थात नीरी नागपुर में है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आसान रहेगा, नीरी नागपुर, नीरी नागपुर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं ए आवास, बी नीच, सी पर्यावरण, डी जैव मंडल। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी जैव मंडल। अगला प्रश्न है बीओडी सूचक है ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो बीओडी जो है सूचक है किसका, सही जवाब हो जाएगा बी जल प्रदूषण का। जब जल प्रदूषण मापा जाता है तो उसमें देखा जाता है बीओडी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला ए एम सी मेहता, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी बाम्बा आमटे। तो उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, सही जवाब हो जाएगा 44 का बी सुंदरलाल बहुगुणा। कई 2008 भी मिल जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब दिया जाता है तो अगली साल जैसे उसको 26 जनवरी ऐसे दिया जाता है, तो आप जो भी मानना है मान लीजिए। 2008 में घोषित किया गया, 9 में दिया उनको। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ए कोयला, बी लकड़ी, सी सूर्य, डी पेट्रोलियम। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा सी सूर्य। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है ए तालाब का, बी वर्षा का, सी समुद्र का, डी नदी का। तो सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो ध्यान रखना वर्षा का जल, ठीक है। अगला प्रश्न है इसलिए कई लोग वर्षा का जल रोक के रखते हैं। अगला लाइब्रेरी वगैरह में यूज करें, डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है लेकिन इसको भी रख लेते हैं। तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ए जलयान, बी मछलियाँ, सी मछुआरे, डी नावें। तेल प्रदूषण में समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सही जवाब हो जाएगा बी मछलियाँ। अगला प्रश्न है प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है ए COT, बी CH, सी CFC, डी H2। तो प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी CFC। अगला प्रश्न है जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं ए जनसंख्या ज्वर, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है IPCC का संबंध है ए जैव विविधता से, बी जनसंख्या नियंत्रण से, सी जलवायु नियंत्रण से, डी अपराध नियंत्रण से। IPCC का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा सी जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है ए औद्योगिकीकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है CNG का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होती है ए परफ्यूम में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी वातानुकूलन में, डी उपरोक्त सभी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है ए कागज, बी सब्जियों के छिलके, सी लकड़ी, डी पॉलीथीन। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी पॉलीथीन जो है ये विघटित नहीं होती है। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है ए DCMU, बी DDTC, यूरिया, डी फिनॉल। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए DCMU। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ए 12 दिसंबर, 5 जून, सी 8 दिसंबर, डी 15 जून। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी 5 जून। ध्यान रखना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2023 पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। महत्वपूर्ण 2023 और 24 जरूर याद रखिएगा। 22 की थीम थी सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। 21 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2022 की थीम थी हमारे पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, यहाँ पर पर्यावरण और पृथ्वी दिवस दोनों है, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, और पर्यावरण 2022 की थीम थी सिर्फ एक पृथ्वी,
विश्व पर्यावरण 2021 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अब यहाँ पर पृथ्वी दिवस आ गया। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम थी हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। ठीक है, 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ध्यान रखना 2000 पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, ये महत्वपूर्ण है। भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है 2024 की थीम क्या है, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप रिजलाइसेंस। अगला प्रश्न है, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, ए CO2, CO3, CHD, SO। तो कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना आप लोग, ए CO2। ध्यान रखना कोयले के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हाइड्रोकार्बन और कोयले के अधूरा दहन एक उत्पादक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, पूर्ण दहन से CO2 बनता है। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है ये कार्बन फ्लोरीन कंपाउंड भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन C, ये भी दोनों डी उपरोक्त में से कोई नहीं। CFC का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर पाया जाता है। तो ध्यान रखना ए क्षोभ मंडल, बी बहिर्मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्यमंडल। ओजोन स्तर पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक है, ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी भूमि संदूषण। तो मरकरी तथा लेड कारक है, सही जवाब हो जाएगा सी, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है, ए रियो 2013, बी रियो 2012, सी रियो 2011, डी रियो 2010। तो संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची किस संबंधित है, ए संपोषी विकास, बी प्रदूषक कारक सिद्धांत, सी पर्यावरण शिक्षा, डी ओजोन परत ओजोन स्तर का संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, संपोषी विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है, ए 105वां, बी 109वां, सी 115वां, डी 117वां। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, डी 117वां। 2024 का भी आप लोग ध्यान रखना। भारत में संपोषी विकास 2022 का क्या है, 119 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है, ए लैंगिक असमानता, बी शून्य भूख, सी उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो एक संपोषी विकास नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ए वायु ऊर्जा, बी ज्वार भाटा ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 65 का सही जवाब है डी, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले और बिजली, ये परंपरागत है। ठीक, कोयला, पेट्रोलियम। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा जो खत्म नहीं होता, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरा में आ गया। तो इसमें पूछा क्या है, ऊर्जा के परंपरागत, तो वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा और जल विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत हैं। परंपरागत में गैस हो गया, ठीक है, तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सब है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना, डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, तो ये प्राकृतिक गैस, भी पेट्रोलियम, सी कोयला और लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। तो गैर परंपरागत में कौन कौन आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान का 66 डी वायु ऊर्जा। ठीक है, जल ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत आते हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब परंपरागत में आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है, ये उद्योग का, बी कृषि का, सी आवास का, डी खनन का। सही जवाब हो जाएगा 67 का, आप लोग ध्यान रखना, बी कृषि का। अगला प्रश्न है, अच्छे ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है, ये प्राकृतिक गैस, भी कोयला, सी सूर्य, डी पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, सी सूर्य। अगला प्रश्न है,
भारत का सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है ए बेंगलोर, बी कोच्चि, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना बी कोच्चि। अगला प्रश्न है संपोषी कृषि के तत्व हैं ए पर्माकल्चर, बी एग्रो फॉरेस्ट्री, सी मिक्स फार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। संपोषी कृषि के तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अजैविक तत्व है ए पक्षी, बी सूर्य किरण, सी वन जीव जंतु। तो अब अजैविक तत्व है, सही जवाब हो जाएगा बी सूर्य किरण। अगला प्रश्न है ध्यान रखना पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। जैविक घटकों में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि जैसी सभी जीवित चीजें शामिल हैं। अजैविक घटकों में पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, प्रकाश, चट्टानें आदि जैसी सभी अजीवित घटनाएं शामिल हैं। वैश्विक तापन का प्रभाव है ए वनमूलन, सी समुद्र तल में वृद्धि, सी अपशिष्ट निर्माण, डी प्रदूषण में तीव्र वृद्धि। तो वैश्विक तापन का प्रभाव है, सही जवाब हो जाएगा 72 का बी समुद्र तल में वृद्धि। अगला प्रश्न है संपोषी ऊर्जा ए स्वच्छ होती है, बी लंबी समयावधि के लिए प्रयोग की जाती है, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। संपोषी ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए स्वच्छ होती है। संपोषी विकास के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा, वृक्षारोपण, सौर एवं पवन ऊर्जा, जैव विविधता में हो रहे नुकसान को कमी और इस प्रकार वैश्विक समस्याओं को समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है ए भौतिक पर्यावरण, बी सामाजिक पर्यावरण, सी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा है ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी निरौपचारिक शिक्षा, डी औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना आप लोग डी औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है, सही जवाब हो जाएगा 76 का बी पर्यावरणीय अनुकूलन व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती ए पारिस्थितिकी संतुलन, बी भूजल अवरोध, सी वन आच्छादन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना डी इनमें से कोई नहीं। मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती तो डी इनमें से कोई नहीं। मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती पारिस्थितिकी संतुलन, भूजल अवरोध, वन आच्छादन। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, बी माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, सी उच्च स्तर की शिक्षा है, डी सभी स्तर की शिक्षा है। तो पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 78 का डी सभी स्तर की शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर सभी। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है इन्वायरमेंट, बी आइकॉन, सी इन सर्कल, डी फोकस। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है पर्यावरण और उनमें उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा सी पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी यूनेस्को, सी सुरक्षा परिषद, डी संयुक्त राष्ट्र संघ। सही जवाब हो जाएगा डी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है पर्यावरण के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना सी भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक घटक। पर्यावरण के घटकों को 3 भागों में बांटा गया। भौतिक घटक हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा आदि। जैविक घटक पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि। सामाजिक सांस्कृतिक घटक मानव और मानवीय क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी औपचारिक अनौपचारिक दोनों, डी में से कोई नहीं। पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए, सही जवाब हो जाएगा सी औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का फोकस है ए पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उन्मूलन, बी संसाधन का सतत उपयोग, जीवन प्रणालियों व पर्यावरण के अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक, डी सी जनसंख्या, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संसाधन प्रबंधन की समस्याएं, डी प्राकृतिक आपदाएं और प्रदूषण। तो पर्यावरण शिक्षा का फोकस है, सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग भी। संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण के अंतर संबंध, जैविक, क्षैतिज नागरिक। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना ए दीर्घावधि उन्मूलन, न्यूनतम अपशिष्ट रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है सीईई किससे संबंधित है ए तटीय पर्यावरण, बी व्यवसायिक पर्यावरण, सी पर्यावरण शिक्षा, डी सिविल इंजीनियरिंग। तो सीईई किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 86 का सी पर्यावरणीय शिक्षा। सीईई सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा केंद्र,
इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। CEE किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 87 का ध्यान रखना डी, भारत। अगला प्रश्न है, CEE विकसित करता है पर्यावरण जागरूकता विनमोन्वेषी कार्यक्रम से शैक्षिक सामग्री डी उपयुक्त सभी। CEE विकसित करता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, EBS में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 89 का ध्यान रखना बी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा। अगला प्रश्न है, EBS का उद्देश्य है पर्यावरण में शिक्षा, बी पर्यावरण के विषय में शिक्षा, सी पर्यावरण के लिए शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो EBS का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, पर्यावरण में शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, EBS का उद्देश्य किसका समाधान है? ए अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, बी राष्ट्रीय समस्याएं, सी पर्यावरण के घटकों का दैनिक समस्याएं, डी स्थानीय समस्याएं। तो EBS का उद्देश्य किसका समाधान है? सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण व उसके घटकों का दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? ये मृदा अपरदन, बी जलपूर्ति की विशिष्टता में कमी, सी वर्षा की मात्रा में गिरावट, डी उपयुक्त सभी। तो वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगर वन काटेंगे तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी ज़्यादा कटेगी, जलपूर्ति की विशिष्टता में कमी, वर्षा कम होगी, वर्षा की मात्रा में गिरावट ये भी कम होगी, ठीक, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज, बी हरिद्वार, सी वाराणसी, डी कानपुर। सही जवाब हो जाएगा 93 का ध्यान रखना सी, वाराणसी में स्वच्छ गंगा अभियान। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला मिलकर एक बनाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, खाद्य वेब। एक पारिस्थितिकी तंत्र आपस में जुड़ी हुई श्रृंखला की विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट खाद्य वेब बनाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ये खाद्य श्रृंखलाएं दूसरे से जुड़ी होती हैं, इन जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य वेब कहते हैं। खाद्य वेब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण को दर्शाता है। इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 93 का डी, बाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? सही जवाब हो जाएगा 97 का ध्यान रखना ए, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है? ए पॉलीविनाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी बायोपॉलीमर, डी मेथेनॉल। सही जवाब हो जाएगा 98 का ध्यान रखना बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मॉग है, ए धूम्रपान भी धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, सी नम हवा गैसें, डी धुआं और धुंध। तो स्मॉग है, सही जवाब हो जाएगा डी, धुआं और धुंध। आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न है इसके जवाब आप लोग जरूर दिए, एग्जाम में आ सकते हैं। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, ए पोटेशियम आइसोसाइनेट, बी सोडियम आइसोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, CNG का विस्तृत रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। तो ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना, बताना जरूर है आप लोग कमेंट सेक्शन में। ताजमहल किसके कारण खतरे में है? AH2B, O2C, SO2D, H2O। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में समाहित है, ये सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PNA, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, ये CO2, B CH4, C CH3, D इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना आप लोग, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे इस पेपर की सारी वीडियो को क्रमश मिल जाएगी। जैसे इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिए गए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो को क्रमश मिल जाएगी। आप लोग ध्यान रखना, अगला पेपर जो हल करेंगे पर्यावरण शिक्षा का प्रैक्टिस सेट 2। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, निवेदन है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।